बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम फिजियोलॉजी ऑफ हीमाटोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्लेटलेट्स होगा। इसके अंदर हम प्लेटलेट्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स जो होती हैं ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस में कैसे हेल्प करती होती है। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉटिंग करवाना, कोagulation करवाना। ठीक हो गया। प्लेटलेट्स याद रखना, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बोन मैरो के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है। आरबीसी की भी बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होती है, डब्ल्यूबीसी की भी बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होती है, प्लेटलेट्स की भी बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होती है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते होते हैं। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4,50,000 तक होती है। अगर तो किसी बंदे में 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स होंगे तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते होते हैं। ठीक हो गया। अगर किसी बंदे में मोर देन होंगे, 4,50,000 से ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लेटलेट्स जो है इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो कोagulations में होता है। तो अब प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो कोagulation में होता है। तो एक नॉर्मल बंदे में ये जो ब्लड वेसल्स में आरबीसी भी फ़्लो कर रही होती है, डब्ल्यूबीसी भी फ़्लो कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, एक ये ब्लड वेसल हम ले लेते हैं। एक नॉर्मल बंदे में ये प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ब्लड वेसल्स के अंदर फ़्लो कर रही होती हैं। ठीक हो गया। तो इनका काम होता है कोagulation करवाना। ठीक हो गया, हीमोस्टेसिस करवाना। तो इस ये तो फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कोagulation करवा देंगे, हीमोस्टेसिस करवा देंगे, ब्लड क्लॉटिंग करवा देंगे। तो एक नॉर्मल बंदे में ये क्लॉटिंग क्यों नहीं करवाते? उसके लिए हमारी प्लेटलेट्स में एक हेपारिन रिलीज़ होता है जो कि प्लेटलेट्स को क्लॉटिंग नहीं करवाने देता। उसके बाद एक वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स होता है जिसको हम VWF कहते होते हैं। ये हमारी एंडोथीलियल सेल से भी रिलीज़ होता है। उसके बाद ये प्लेटलेट्स के अल्फ़ा ग्रैन्यूल से रिलीज़ होता है। ठीक हो, इसका रिसेप्टर जो होता है ना ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 देता होता है। इसका रिसेप्टर जो होता है वो प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर GPIB होता है, जिसके साथ इसने जाके अटैच होना होता है और ये क्लॉटिंग फैक्टर करवाता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर और ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे में एंडोथीलियल सेल से ये रिलीज़ होता है, एंडोथीलियल सेल से, और ये प्लेटलेट्स के रिसेप्टर के ऊपर GPIB के साथ जाके अटैच होता है, जिससे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है। तो एक नॉर्मल बंदे में तो ये भी फिर क्लॉटिंग हो सकती है, क्योंकि इसने जब रिलीज़ होना उसके साथ जाके अटैच होगा तो क्लॉटिंग करवाएगा। मगर एक नॉर्मल बंदे में ये क्यों नहीं क्लॉटिंग करवाता? तो उसके लिए याद रखना, VF के लिए एडम TS13 एंजाइम हमारी ब्लड वेसल्स में होता है। ये जो होता है ये VF की ब्रेक डाउन करवाता रहता है। इसको जो है ना प्लेटलेट्स के रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होने देता। जब ये इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, तो प्लेटलेट्स जो होंगे वो एक्टिवेट नहीं होंगे। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स में नॉर्मली इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। VF ने इनके साथ अटैच होकर इनको एक्टिवेट करना होता है। अब सवाल पैदा होता है कि प्लेटलेट्स को हम सेल्स क्यों नहीं कह सकते? प्लेटलेट्स ये एक आउटग्रोथ होती है जो कि डिटैच होती है। मेगा कैरियोसाइट्स की आउट ग्रोथ होती है जिससे डिटैच होती है, और इसको हम प्लेटलेट्स का नाम दे देते होते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोपोइसिस में मेगा कैरियोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल्स, ऐसे सेल्स को कहते हैं हम जो कि चाहते हुए किसी भी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ऐसे सेल को हम स्टेम सेल्स कहते होते हैं। अब स्टेम सेल्स जो होती है ये दो तरह के होते हैं, एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं और एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होते हैं ये T सेल्स की और B सेल्स की प्रोडक्शन करवाते होते हैं, मैचुरेशन करवाते हैं। उसके बाद जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट्स, WBC और RBC की जो है वो प्रोडक्शन करवाती हैं।
फॉर एग्जांपल माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते होते हैं, फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते होते हैं। इससे मेगाकैरियोब्लास्ट बनता है। इससे मेगाकैरियोसाइट्स बनता है और फिर मेगाकैरियोसाइट्स, ये जो है मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट्स मैच्योर फॉर्म में बनता है और इससे फिर प्लेटलेट्स बनते होते हैं। अब ये मेगाकैरियोसाइट्स क्या होता है, ये एक लार्ज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ऐसा सेल जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस हो उसको हम मेगाकैरियोसाइट्स कहते होते हैं। इसकी कुछ आउटग्रोथ होती है ऐसे, इनको हम आउटग्रोथ कहते होते हैं। अब सपोज करें कि ये एक बंदे की फीमर है, ये एक फीमर है, सपोज कर लें आप फीमर है जैसी भी है। उसके अंदर ये मेगाकैरियोसाइट्स है। मेगाकैरियोसाइट्स ऐसे सेल को कहते हैं जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस हो और इसकी आउटग्रोथ होती है। और जब ये आउटग्रोथ बढ़ती जाती है तो एक वक्त आता है और ये डिटैच हो जाती है और ये बोन मैरो से ब्लड वेसल्स में चले जाती हैं। ये एक ब्लड वेसल है सपोज करें, और ये आउटग्रोथ डिटैच हुई और ये ब्लड वेसल में चले जाती है और इसको हम प्लेटलेट्स का नाम दे देते होते हैं। और इसलिए हम प्लेटलेट्स को कभी भी सेल नहीं कहेंगे क्योंकि ये आउटग्रोथ होती है जो कि डिटैच होती है मेगाकैरियोसाइट से। प्लेटलेट्स के अंदर दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक को अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स कहते हैं और एक को डेंस ग्रैन्यूल्स कहते हैं। डेंस ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये एटीपी और कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करते होते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनिन डाइफॉस्फेट। सो यहाँ तक क्लियर। अभी तक मैंने ये बात की है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका नॉर्मल हमने अकाउंट देख लिया कितना होता है। अगर तो इसकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल से लो होगी तो उसको हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह दिया, अगर हाई होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कह दिया। उसके बाद हमने इनकी फॉर्मेशन देख ली। उसके बाद हमने कहा कि एक नॉर्मल बंदे में जो है वो ब्लीडिंग की स्टॉप क्लॉटिंग फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स तो नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है कागुलेशन करवाना, प्लेटलेट क्लॉटिंग करवाना। तो एक नॉर्मल बंदे की ब्लड वेसल्स में तो क्लॉटिंग हो जाए तो उसके लिए हमने कहा कि ADAMTS13 एंजाइम होता है जो कि VF की ब्रेकडाउन करवाता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके अंदर जो है, अब हमने देखना है कि इसकी जो है ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस कैसे करवाते हैं। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो फंक्शन है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। सेकंड जो है ये हेल्प करते हैं हेयर ग्रोथ में। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटलेट्स को हेयर्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इनसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं जो कि हेल्प करते होते हैं हेयर ग्रोथ में। ठीक हो गया। मगर 99% ये जो काम करते हैं ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल्स फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि सुहेल की ब्लड वेसल है। सुहेल जो है ये दूध दही का काम करता है। इसका काम है कि इसने जो है ना दूध जो लेके आगे सेल करना होता है, घरों में देना होता है।
ये उसकी ब्लड वेसल है, सपोज कर लेते हैं। सुहेल जो होता है ये दूध का काम करता है और ये जो है ये लोगों को खालिस दूध देता है। एक दिन क्या होता है कि ये अनफॉर्चुनेटली इसको दूध पीछे से घरों से कम मिलता है। ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए बस। इसको घरों से दूध कम मिलता है, इसने आगे लोगों को जो है वो पूरा देना होता है। ये ना दूध के अंदर पानी मिला लेता है। जैसे ही वो पानी मिलाता है अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, जैसे ही रास्ते में जाता है, अल्लाह ना करे कि इसका कोई एक्सीडेंट हो सकता है या किसी भी वजह से इसकी बाइक गिर सकती है, तो इसकी ब्लड वेसल जो होगी वो इंजरी होगी इसकी ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, तमाम ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी की जितनी भी है उनके अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियल सेल्स की होती है, जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। तो वो जब इंजर्ड होगी उनमें वैसोडाइलेशन होगी तो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होगी, ठीक हो गया। और उसके अंदर जो इनिशियल जो क्लोटिंग होगी वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो होती है वो प्लेटलेट्स करवाते होते हैं। इनिशियली जो उसी वक्त ब्लड स्टॉपिंग होगी वो हीमोस्टेसिस करवाते होते हैं और उसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये एक्सीडेंट की वजह से ब्लड वेसल्स की इंजरी होगी, ठीक हो गया, एंडोथेलियल सेल्स की। फॉर एग्जांपल से एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर है, उसने कैनोला पास करना है, कैनोला पास करते हुए जो है वो एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर सकता है और इंजरी हो सकती है और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। किसी ड्रग के यूज़ करने की वजह से ये एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करा सकते हैं और वहाँ से इंजरी हो सकती है। किसी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड वेसल्स की इंजरी हो सकती है। तो वो तो एक अलहदा फैक्टर्स होते हैं इंजरी के। अब जब इस बंदे में इंजरी होगी, हमने कहा कि सुहेल का एक्सीडेंट हुआ और इसकी ब्लड वेसल्स की इंजरी होगी, तो इसके अंदर ब्लीडिंग होगी और जो ब्लीडिंग स्टॉपेज होगी इनिशियली उसको हम कहते होते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर क्या आता है। जब इस बंदे के अंदर इंजरी होगी तो हमारी ब्लड वेसल से एंडोथिलिन रिलीज़ होता है। जब न्यूरल कंस्ट्रिक्शन मिलती है उनकी मदद से एंडोथिलिन रिलीज़ होता है जो कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो ब्लीडिंग जो होगी वो स्टॉप होगी। तो इस वजह से ये होता है कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते होते हैं, न्यूरल स्टिमुलेशन मिलती होती है। उसके बाद होता क्या है कि ये डैमेज एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं इनसे VWF रिलीज़ होता है। जब ये डैमेज होते हैं तो VWF रिलीज़ होता है जिसको हम वॉन विली फैक्टर्स कहते होते हैं, ठीक होगा। ये सपोज करें कि ये प्लेटलेट्स हैं, ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं और इनकी सरफेस के ऊपर सपोज करें कि ये इनकी सरफेस है और इनकी सरफेस के ऊपर GPIB रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर VWF के लिए होता है, ठीक हो गया। जब ये इंजरी होगी तो यहाँ से VF रिलीज़ होगा और ये जाके इस GPIB के साथ अटैच हो जाता होता है। जब ये अटैच होता है तो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होती है। जब प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होती है तो इसको हम प्लेटलेट्स एडहीजन कहते होते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को हम प्लेटलेट्स एडहीजन कहते होते हैं। जब प्लेटलेट्स एडहीजन हो जाती है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनके अंदर जो दो ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स और डेंस ग्रैन्यूल्स। तो डेंस ग्रैन्यूल से ADP रिलीज़ होता है, ठीक हो गया, ADP। अब ये ADP क्या करता है, ये एक रिसेप्टर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट्स में, जिसको हम कहते होते हैं, जिस रिसेप्टर को हम P2Y12 कहते होते हैं। जब ये P2Y12 के साथ अटैच होता है तो प्लेटलेट्स अपनी सरफेस के ऊपर दो रिसेप्टर को एक्सप्रेस करता होता है। एक का नाम होता है GP2B और दूसरे का नाम होता है 3IA। जब ये प्लेटलेट एडहीजन होती है तो प्लेटलेट्स के डेंस ग्रैन्यूल से ADP रिलीज़ होता है और वो P2Y12 के साथ रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। और जब ये इसके साथ अटैच होता है तो प्लेटलेट्स अपनी सरफेस के ऊपर दो रिसेप्टर को एक्सप्रेस करता है और उनको हम GP2B और
3IA कहते होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जब ये इनसे रिलीज़ होता है तो प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैच होना शुरू हो जाते होते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते होते हैं। तो फिर हमारी हमारे लीवर से एक फिब्रिनोजिन से क्लॉटिंग फैक्टर आता है और वो इनके साथ आकर अटैच होना शुरू हो जाता है। इनके साथ जब अटैच होता है फिब्रिनोजिन, जब इनके साथ आकर अटैच होता है तो प्लेटलेट्स आपस में जब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह फिर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। और ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इनिशियली होती है जिसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते होते हैं। तो इस तरह प्लेटलेट्स जो होती है ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस करवाते होते हैं। अब अगर किसी बंदे के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो या तो 1.5 लाख से कम है या फिर 4,50,000 से ज़्यादा है तो उस बंदे के अंदर प्लेटलेट्स की जो है वो डिफ़ेक्ट आएंगे। तो प्लेटलेट्स डिफ़ेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्वांटिटेटिव डिफ़ेक्ट हो सकता है या क्वालिटेटिव डिफ़ेक्ट हो सकता है। अगर तो क्वांटिटेटिव डिफ़ेक्ट है तो प्लेटलेट्स का जो लेवल होगा, क्वांटिटेटिव डिफ़ेक्ट, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट में प्लेटलेट्स का जो लेवल होगा वो 1.5 लाख से कम होगा। तो जब इनका 1.5 लाख से लेवल कम होगा तो बंदे के अंदर जो ब्लीडिंग टाइम होगा, ब्लीडिंग स्टॉपेज टाइम होगा वो इंक्रीज़ होगा। बंदे के अंदर ब्लीडिंग जो है वो जल्दी नहीं रुकेगी और बंदे के अंदर जो है वो स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब उसके अंदर प्लेटलेट्स का लेवल ही कम है तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके अंदर नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके अंदर जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर तो बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स का लेवल कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8,000 से कम हो जाता है लेवल, तो ये बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि कहाँ पे 1.5 लाख हुआ है और कहाँ पे 8,000 है। तो बंदे को जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है वो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है इस बंदे को, और इसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद गम्स ब्लीडिंग हो सकती है बंदे को। मेटोपोइसिस हो सकती है, मतलब ये कि वोमिटिंग विद फ्रेश ब्लड। मेटोचूरिया हो सकता है जिसके अंदर यूरिन के साथ ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है स्पॉन्टेनियसली, बंदे के अंदर कोई इंजरी भी नहीं होगी और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी। और एक होता है क्वालिटेटिव डिफेक्ट, बंदे के अंदर प्लेट, हम देखते हैं कि बंदा हमारे पास आता है उसका जो है ना क्लोटिंग टाइम पीरियड जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, उसके अंदर जो है वो जल्दी क्लोटिंग नहीं होती जो किसी भी इंजरी की वजह से। हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स का लेवल भी उसके अंदर पूरा है तो बंदे के अंदर फिर क्यों नहीं क्लोटिंग हो रही। तो उसका मतलब ये होता है कि बंदे के अंदर जो है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। बंदे के अंदर प्लेटलेट्स तो लेवल पूरा है मगर उन वो फंक्शन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उसको हम क्वालिटेटिव डिफेक्ट कहते होते हैं। उसके बाद हम ये एक अलग टॉपिक होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स के अंदर जो है, प्लेटलेट्स हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली एक बंदे में वो ब्लीडिंग क्यों नहीं, क्लोटिंग क्यों नहीं होती। तो वो एक अलग टॉपिक होगा, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।